नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर राजस्थान से। यहां पर एक हादसे की खबर है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मासिक मेले में भगदड़ मचने की खबर आ रही है और इस हादसे में 3 महिला भक्तों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार पर यह भगदड़ मची, जिसमें 3 महिला भक्तों की मौत हो गई और कई भक्त इस हादसे में घायल भी हुए हैं। बाबा श्याम के मासिक मेले में ये भगदड़ हुई है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। हर्षा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, इसमें जो फिलहाल खबर है वो ये है कि ये एकादशी का महीना है, तो का दिन था आज और सावन का महीना है, तो काफी लोग, क्योंकि ये बहुत पवित्र माना जाता है, तो काफी बड़ी तादाद में लोग मंदिर के बाहर खड़े हो गए थे। और उसमें हमने अभी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से थोड़ी देर पहले बात करी है। उन्होंने बताया कि ऐसा वहां पर लोग बता रहे हैं कि एक लेडी जो आगे थी वो रास्ते में खड़े खड़े जब अंदर दर्शन शुरू हुए तो वो बेहोश हो गई और क्योंकि वो गिर गई तो उसके ऊपर फिर एक के बाद एक लोग गिरते गए और इस तरह से ये हादसा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि 3 महिलाओं की मौत हो गई है और तो 2 महिलाएं और हैं, उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, लेकिन बता रहे हैं कि उनकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर है, मतलब चिंताजनक नहीं है, आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है और उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। सुबह 5 बजे की घटना है ये और मंदिर का दर्शन बंद नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। तो अभी वहां पर दर्शन अभी चल रहे हैं हर्षा, या लोगों को थोड़ा वहां पर इस हादसे की वजह से ताकि और जो है भगदड़ वाली स्थिति ना बने, अलग किया गया? जी बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस और प्रशासन को एहतियात की तरफ से जो कदम लेने हैं वो तो वो ले ही रही है और दर्शन चल रहे हैं, लेकिन उनको स्लो कर दिया गया है क्योंकि सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुले थे तब उस टाइम एक क्राउड ने एक तरह से रश करने की कोशिश की अंदर, जैसे अक्सर होता है, लेकिन अब उसके बाद में दर्शन जो है वो व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हर्षा जानकारी के लिए। तो राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मासिक मेले में ये हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में बताया जा रहा है 3 महिला भक्तों की मौत हो गई है और कई जो है घायल हुए हैं, हालांकि आउट ऑफ डेंजर वो फिलहाल बताए जा रहे हैं। और अब बात बिहार की करते हैं। आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत में बहुत तेजी से करवट जो है वो देखने को मिल रही है। कल जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह और बीजेपी की साठगांठ और नीतीश सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। इससे पहले आरसीपी सिंह ने भी कहा कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, जबकि ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने बैठक कर अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है और इधर कांग्रेस ने भी अपनी अहम बैठक बुलाई है, जबकि डिप्टी सीएम तारकेश्वर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ललन सिंह के चिराग मॉडल वाले आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच ये टकराव बढ़ गया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। 2020 में चिराग पासवान मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और अब एक और चिराग पासवान मॉडल तैयार किया जा रहा है। ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जहाज में छेद कर पानी घुसाना चाह रहे थे, लेकिन उस षड्यंत्र को पहचान लिया गया है और जहाज की मरम्मत कर ठीक कर दिया गया है। उन्होंने आरसीपी सिंह के बारे में कहा कि वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, हमेशा सत्ता के साथी रहे हैं और इस बीच जेडीयू ने ऐलान किया कि उनके कोटे से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में यह पता चल जाए कि कुछ लोग
उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। वो जहाज दौड़ेगा। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। दूसरे दल में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जेडीयू ने इस बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा था, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हम सबको समझना होगा। किसी भी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ खुद रामचंद्र बाबू हैं। आपने इस्तीफा इतनी आनंद फानंद में क्यों दिया? क्या उसका नोटिस का डर था? नहीं, आनंद फानंद में नहीं दिया मनीष। आप देखिए कि पिछले 1.25 साल से आप देखिए, जब से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे, हम मंत्री बने, तो देखिए पार्टी का किस प्रकार से जो नेता लोग हैं इनका किस प्रकार से व्यवहार रहा, क्या दुष्प्रचारित कराया कि साहब मंत्री अपने से बन गए। उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, यही मैं बता रहा हूं। उसकी सच्चाई जरा समझिए कि भाई इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने से मंत्री बन गया। तो कोई जनता दल को एमपी जाके मंत्री बन लेता। आप याद करिए, मैं पहली बार मीडिया में इस बात को कह चुका हूं। भाई हमको याद है, आज भी 4 जुलाई था, हमारा जो किसान प्रकोष्ठ का हम सम्मेलन बैठक कर रहे थे, उसके बाद हमको ललन जी आके बोले कि भाई आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात किया मुख्यमंत्री जी से, एक्सपेंशन होना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि ललन जी तो अच्छा है भाई, उनको बात करना चाहिए था। हमने कहा कि ललन जी बताइए, बात करना है तो हम क्या बात करें? तो बोले 4-5 मंत्रालय मांग लीजिएगा। हमके 2 मंत्रालय तो दिया नहीं उस समय, 4-5 मंत्रालय कहां से देगा? लेकिन चलिए आप कहें तो जब आएगा तो हम बात करेंगे। अगले दिन गृह मंत्री जी का फोन आया 9:15 बजे, हंसते उन्होंने कहा कि कल हम बात किए थे मुख्यमंत्री जी से, वो कहें आपसे बात करने लगे। क्या बात है सर? तो बोले कि साहब केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है और हम लोग चाहते हैं जेडीयू में उसमें रहे। तो हमने कहा सर प्रस्ताव क्या है? तो बोले प्रस्ताव सिंपल है कि अभी एक हम लोग बनाना चाहते हैं, वो भी आपको। तो हमने कहा कि सर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्या कहेगा लोग, हमको लोग जूते मारेगा। तो बोले देखिए प्रस्ताव यही है, आप नीतीश बाबू से बात कर करके हमको कन्वे करिए। मैंने ये सूचना तुरंत ललन जी को दिया कि देखिए बात हो गई, वो कह रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। और तो कहे क्या आपने बात कर ली मुख्यमंत्री से? हमने कहा हमने बात नहीं किया। हम जाहिर है उनको बताएंगे, तो कहे कि वो नहीं मानेंगे। तो हमको इसमें क्या भाई, 2017 में भी कोई नहीं बना, 2019 में नहीं, हमको तो इसी कोई बात है नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, आधे घंटे में वेट किया, आए तो पूछे क्या है? तो हमने कहा भाई कल आपसे बात किए थे, हमको तो बताया भी नहीं, हमको तो ललन जी बताए। तो बोले क्या बात हुई? हमने कहा बात बहुत सिंपल हुई, वो कह रहे हैं कि साहब एक्सपेंशन होना है और एक मंत्री बनना है, और वो भी हमारे नाम के लिए बोल रहे हैं। छूटते ही बोला, हम ही वो थे कि आप जाकर के शपथ ले लीजिए, मैं ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूं। सब लोग हमको धन्यवाद दे रहे हैं और बधाई दे रहे। तो बताइए अगर हम अपने से बन गए थे तो कहना चाहिए था ना कि अपने से बन गए तो इस्तीफा दे दीजिए। ये तो बहुत स्पष्ट। नीतीश कुमार आपसे नाराज क्यों रहने लगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैंने मुझसे मेरी जितनी बार उनके भेंट हुई, जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, जो हमारी से बात, मैं तो जब भी बैठा हूं घंटों बैठा हूं, मैं 1 मिनट 2 मिनट तो बैठा नहीं। लास्ट हमारी भेंट उनकी 27 मई को है, क्योंकि 29 को उन्होंने सीट सब घोषणा की। तो हमारे से तो बड़ा नॉर्मल बातचीत है, तो हम तो कभी कुछ सोचते ही नहीं थे। अब आपके मन अंदर क्या है भाई मनीष जी, ये तो हम नहीं जानते ना। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के हाथों में कठपुतली है? देखिए मैंने ये तो कहना बहुत वो है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई जिस प्रकार के निर्णय वो ले रहे हैं, पिछले 1.25 साल से मनीष जी, मैं तो संगठन में था, मुझे तकलीफ किस बात की थी? मेरा संगठन वाइब्रेंट था। ये लोग सब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, इनने कहा तो जिला अध्यक्ष नहीं बनता था, हमारा बूथ अध्यक्ष तक चला गया। हम लोग रोज क्या मिले, हमारा 33 प्रकोष्ठ था, आती क्या पहला काम भंग भंग। तो देखिए बिल्कुल क्या है, आपको आप सबको समझते कि आरसीपी सिंह का आदमी। अच्छा बताइए हमारा सवाल, अरे संगठन में सब जनता दल को व्यक्ति है। अब यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, प्रस्ताव तो हम ही किए थे। ये प्रदेशीय अध्यक्ष बना, प्रस्ताव हम ही किए थे। तो व्यक्ति सबको, अब हम जाइए जहां हम जाते थे, लोग बोलता था सर हमको फोन करके मना कराया जा रहा कि मत जाइए। बताइए, तो ये तो भाई इस तरह की सोच। और एक बात में जो मुझे लगा, हमने तो कोई सा काम भी नहीं किया, न मैं कभी किसी बात हुई। देखिए जलन ईर्ष्या डाह का तो कोई इलाज नहीं।
अब इन लोगों को लगता हुआ केंद्र में मंत्री बन गए तो हम तो जो पद पर रहते हैं, हम संगठन के पद पर रहे, संगठन का काम किए, मंत्री बने, मंत्री काम किए, तो हमारा तो काम ही वही है। अब अगर आपको जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करें? अब आप करेंगे क्या? मैंने बताया ना कि हम तो अपना जितने सब कार्यकर्ता है सब जाएंगे सब जगह बिहार में, सबसे बातचीत करेंगे और जो अपना सारे ऑप्शन ओपन है, क्या करने का सब निर्णय लेता है। बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए ऑप्शन तो सारे खुले हुए, देखेंगे क्या होता है। स्वागत है। अब बात नोएडा की करते हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने और गालियां देने वाला बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इस बीच कल रात को श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसे और वहां पर हंगामा किया। वो पीड़ित का पता वहां पर पूछ रहे थे। डीसीपी राजेश एस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की ओर से कुछ लोग सोसाइटी में आए थे। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इससे नाराज सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी नारेबाजी की। नोएडा के डीएम और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश की। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के गुंडों के घुसने पर कहा कि कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, पीड़ित को पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी इस सोसाइटी में अवैध कब्जा कर रहा था और जब एक महिला ने उसे रोका तो उसने महिला को गालियां दी और धक्का भी दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उसके बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पर मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो गार्ड्स वगैरह है, इसमें इन लोगों को कैसे एंट्री की गई है, वो सब हम लोग छानबीन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद फरार होने का आरोप है। साथ ही कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भागने का भी आरोप है। राकेश सचान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। ये यूपी के खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान हैं। कहा जा रहा है कि राकेश सचान शनिवार दोपहर से फरार हैं। राकेश सचान को शनिवार को कानपुर कोर्ट ने लगभग 30 साल पहले अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 कोर्ट सजा सुनाती। उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। कोर्ट की रीडर ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में शिकायत दी है। कोर्ट से हमें एक सूचना प्राप्त हुई है और हमने उसे संज्ञान में लेते हुए उस पर इंक्वायरी शुरू की है। चूँकि विषय जो है वो बिना एग्जामिन किए, बिना इंक्वायरी किए आगे बढ़ने लायक नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना होगा और हमने कई लोगों से बातचीत की है। वहाँ उस समय न्यायपालिका में अंदर जो लोग थे, बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे कल बातचीत की जाएगी। पूरे मामले का परीक्षण करके गुण दोष के आधार पे जैसा हमें नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए वैसी कल की जाएगी और आगे अग्रतर कार्यवाही भी गुण दोष के आधार पे विधि सम्मत रूप में की जाएगी। पहले राकेश सचान मीडिया वालों के फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर को कानपुर में अपने आवास पर मीडिया के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए नजर आए। मैं वहां पर टाइम से गया था। राकेश सचान ने कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं और सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। जो आरोप आप बता रहे हैं ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया, तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा। कहीं तो कोई बात आएगी जांच में।
अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे। इस मामले पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। आपको बताते हैं कि राकेश सचान कौन है। राकेश सचान योगी सरकार में एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग मंत्री हैं। राकेश सचान ने राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। राकेश सचान सपा के टिकट पर 1993 और 2002 में विधायक बने। 2009 में सपा के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2019 में राकेश सचान कांग्रेस में चले गए। 2019 में ही कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से चुनाव जीत योगी सरकार में मंत्री बने। सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। राकेश सचान कह रहे हैं कि वो कोर्ट में पेश होंगे, तो अब सबसे बड़ा रहेगा रुख कि कोर्ट का रुख क्या है। कोर्ट ने शिकायत दी है पुलिस को कि राकेश सचान सजा सुनाने से पहले ही कोर्ट से निकल गए। इसके अलावा सबकी नजरें बीजेपी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं कि वो अपने मंत्री के इस बर्ताव पर क्या कोई एक्शन लेंगे या फिर ये बात मीडिया में ही आई गई हो जाएगी। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र मोहसिन अहमद को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और एनआईए का आरोप है कि वो आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है और क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया में आईएसआईएस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। हालांकि उसके परिवार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मुकेश सिंह सेंगर ने उनसे बात की है, उनका क्या कहना था सुनिए। 21 साल के मोहसिन अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसे एनआईए ने आईसिस का आतंकी बताकर शनिवार को बटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया और रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहसिन के परिवार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि एनआईए के सभी आरोप झूठे हैं, उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता। 12 तारीख को इधर आया है और वही बीटेक कर रहा है। हम लोग को यही जानकारी मिली कि उन लोग को मतलब कि ले गया है, स्विच ऑफ आ रहा था। तो हम लोग सोचें कि क्यों स्विच ऑफ, हम 9 बजे से परेशान। लास्ट में उसका दोस्त फोन किया कि अंकल को बताइए। हम लोग अंकल यहाँ नहीं घर पे। तो फिर जा करके समझिए कि हम बताए हैं तो हम लोग उतना निकल नहीं पाए कल। मोहसिन अहमद अपने दोस्तों के साथ बटला हाउस इलाके के इसी मकान की 4थी मंजिल पर किराए पर रहता था। एनआईए ने उसकी 7 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा है मोहसिन आईएसआईएस से प्रेरित है। वो चंदा इकट्ठा कर क्रिप्टो करेंसी के रूप में आईसिस के आतंकियों को पैसे भेज रहा था। उसके 2 लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं। पूरी साजिश का पता लगाना है, बाकी आरोपी पकड़ने हैं, सबूत इकट्ठा करना है, आरोपी को कई जगहों पर लेकर जाना है। मोहसिन का परिवार पटना में रहता है। वो 3 बहनों में अकेला भाई है। उसने कोटा से इंजीनियरिंग की कोचिंग की है। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते हैं। उसकी बहन के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले मोहसिन ने खर्च के लिए 4000 रुपए मांगे थे। फिर वो इस्लामिक स्टेट को फंडिंग कैसे कर सकता है? और लोग पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि बेवजह फोकस कर रहे हैं या फिर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। छोटी सी बात। अदालत ने मोहसिन को 1 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि मोहसिन अहमद के मोबाइल और लैपटॉप से काफ़ी अहम सबूत मिले हैं, जिनसे ये साफ होता है कि वो इस्लामिक स्टेट का एक्टिव मेंबर है। हालांकि मोहसिन का परिवार एनआईए के सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार को एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रखता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसरीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के बिजनौर की रहने वाली एक महिला ने न्यूयॉर्क में आत्महत्या कर ली और परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी का शव देश लाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। रोते बिलखते न्याय की गुहार लगाते मनदीप कौर के पिता। मनदीप ने न्यूयॉर्क में सुसाइड कर लिया। उसके पति रंजोगबीर पर बेरहमी से पिटाई का आरोप है।
आरोप है कि 2 बेटियों के जन्म के बाद मनदीप पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे। क्योंकि थोड़ा मुझे बताती नहीं थी, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम भी, यार मैं बीपी भी हाई रहता है, डॉक्टर ने उनको बोल रखा था इनको टेंशन नहीं देनी, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी, कुछ वैसी बातें करती रहती थी। जो भी सरकार से बने, हमारी भारत सरकार से ये मांग है और राज्य सरकार से भी, और पूरी दुनिया जो इस समय हमें सुन रही है, सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। आज हमारी बिटिया गई, कल कोई दूसरी बिटिया ना जाए। इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल है वो किसी को भी तोड़ कर रख सकता है। इसमें मनदीप कहती हैं कि 8 साल से वो पीड़न सह रही हैं, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मनदीप ने वीडियो में कहा, डैडी मैं मरने जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आरोप लगाए कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जान देने के लिए मजबूर किया है। मैं मरन चली है डैडी, मैंने माफ कर दो। जिस दिन ये वाक़या हुआ है वहाँ पर, और यहाँ खबर मिली होगी जैसे भी है, जैसे भी लोगों ने संपर्क करा, क्योंकि बहू इस घर की भी है। जब पता चला कि भाई उनकी बहू नहीं रही तो गांव के नाते आदमी अफसोस करने के लिए भी आता है या फ़ोन करता है, तो ये उसी दिन से यहाँ पे नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है। मनदीप ने अपने वीडियो में कहा कि उसके इन-लॉज ने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया कि वो इस तरीके का हिंसक व्यवहार जारी रखे। इसके चलते हम मनदीप के इन-लॉज से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें बताया गया कि वो यहाँ से गायब हैं उस दिन से जब से मनदीप के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मनदीप के साथ बहुत अत्याचार किया गया उसके हस्बैंड के द्वारा, उसकी मतलब सास ससुर सभी की तरफ से, क्योंकि उसे परेशान करते थे, क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी। वो चाहते थे कि उसके बेटा हो। वो अपने बेटे को बोलते रहते थे ये लड़कियां को जन्म दे सकती है, बस इसके लड़का नहीं होगा, ये है वो है। जस्टिस फॉर मनदीप लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। एक बार फिर शादीशुदा जिंदगी में उत्पीड़न और एनआरआई पत्नियों के प्रति व्यवहार का मुद्दा उठ रहा है। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल पर भी न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। उस हत्यारे के पास हम नहीं चाहते कि बेटियां रुके। जब इतना क्रिमिनल माइंडेड आदमी है वो, कि इतनी अत्याचार किया उसने, इतना कुछ किया, तो वो बेटियां कहाँ से संभालेगा। मनदीप कौर के पैतृक गांव, जो कि पंजाब में नजीबाबाद में है, वहां आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तो तारीफ दर्ज हुई है, इसमें विवेचना की जा रही है, क्योंकि घटना न्यूयॉर्क में हुई है, तो इसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे, इनके मृतका के पिता से बात हुई है, अन्य लोगों से बातचीत की जा रही है, इनका लिंक देखा जा रहा है कि किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। काफ़ी समय से वो न्यूयॉर्क में रह रही थी, तो किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे, क्या जरिया था, मोबाइल था या आना जाना था, वो जैसे साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने सभी तरह की मदद का भरोसा दिया है। मेरी बेटी का हमें हक मिलना चाहिए। मैं खुद ही अपने हाथ से अपनी बेटी का जो कुछ करना है, अंतिम संस्कार मैं खुद ही करूं, अपने हाथ से, अपने सामने अपनी बेटी का चेहरा देखूं। हम यही भारत सरकार से मांग करते हैं, हम और कुछ नहीं मांगते। मनदीप के परिवार की 2 मांगे हैं। पहली कि मनदीप की दोनों बेटियों की कस्टडी उनके नाना नानी को दी जाए, और दूसरी कि उसकी दाह संस्कार को परफॉर्म करने का अधिकार भी उनको जरूर दिया जाए। इस दुखद घटना ने भारत को ये याद दिलाया है कि प्रवासी भारतीय महिलाओं को कई दफा किन मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। मनदीप कौर के गांव में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ वेदांत, एनडीटीवी। और बात कॉमनवेल्थ खेलों की करते हैं। यहां पर भारत का सुपर संडे रहा। भारत ने कल 4 गोल्ड मेडल जीते और 4 में से 3 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में हासिल हुए। बॉक्सर निखत जरीन, अमित पांगल और नीतू ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं ट्रिपल जंप इवेंट में भी भारत ने इतिहास रच दिया है। ट्रिपल जंप इवेंट में एल्डहॉस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता और ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को एक सिल्वर मेडल भी मिला है। निखत जरीन से बात की हमारी सहयोगी रीका ने। उनका क्या कहना था इस जीत के बाद, आप भी सुनिए।
Joining me is world champion boxer Nikhat Zareen, who has just struck another gold medal at the Commonwealth Games. Third gold medal, as she tells me, this year. Gold rush continues. Nikhat, tell me how excited you are about winning this medal. You're already a world champion, but what does a Commonwealth medal mean to you? Definitely, it's a great feeling for me to win gold medal for my country at Commonwealth Games. तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के जा रही हूँ और मैंने अपने मम्मी से वादा किया था उनके बर्थडे पे मैं यहाँ से उनको गिफ्ट लेकर जाऊंगी, तो ये मेरे मम्मी का गिफ्ट है। मम्मी का गिफ्ट जी हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस इंडिया जाऊँ और मम्मी से मिलूँ और उनके गले में उनका गिफ्ट डालूँ। निखत, गेम के बारे में बात करें तो पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में यू हैव कम्पीटेड। वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। ओलंपिक की तैयारी यहाँ से ही शुरू होती है आपकी? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी तो नेशनल से ही शुरू हो गई थी मेरी, बट कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगरीज मतलब वो लोग ने मतलब निकाला है, तो उसमें 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 50 कैटेगरी था, तो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग डाउन इन 50 कैटेगरी। तो मैं अभी यहाँ से 50 कैटेगरी में कंटिन्यू करूँगी एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बॉक्स इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी तक का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैटेगरी में, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं। डेफिनेटली यहाँ से मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ रहेगा बिकॉज लोगों की उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस में से ज़्यादा रहेगी, तो डबल मेहनत करना होगा मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली ये सारे कंपटीशन में एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे बूस्ट करेगा यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। निखत इंडिया दिखाने का, दैट वाज माय साइन एक्चुअली। अच्छा, आप कहते थे कि मम्मी डरे हुए हैं, लड़का नहीं मिलेंगे, अब लड़कों की तो लाइन लग गई होगी कि आप सलमान के लिए इंतजार कर रहे हैं? अब मेरा फोकस तो फिलहाल तो सलमान खान से ही मिलने का है, बाकी लड़कों की लाइन लगी है नहीं लगी है वो तो मम्मी को ही पता है, बाकी मेरा फोकस तो इंडिया के लिए मेडल जीतने पे ही रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में पदक जीतना किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बड़े स्टेज, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक से उसको कंपेयर किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ दो स्टार हैं जिनको आज के बाद और भी ज़्यादा लोग जानेंगे, अनु रानी और संदीप। सबसे पहले बात, अनु, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिस की थी तो आपका बेस्ट नहीं हुआ तो आप थोड़ी निराश थी, अभी 60 का करना और ब्रॉन्ज मेडल जीतना कितनी बड़ी बात है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इंजरी में थी, नी इंजरी था, एंकल इंजरी था, तो हाँ यही है कि मतलब बेस्ट देने की कोशिश की थी, इतना मतलब बेस्ट तो नहीं दे पाई, बट हाँ ये है कि मैंने देश के लिए मेडल लिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और संदीप, आप पे लोगों पे ज़्यादा लोग बेशक यकीन नहीं करते हो, लेकिन जो इस तरह से एथलेटिक्स के आप लोग गोल्डन जनरेशन साबित हो रहे हैं वो कमाल की बात है। हाँ सर, आज जैसे 10 किलोमीटर रेस वक्त काफ़ी मैं आगे भी गया हूँ, फॉलो भी किया रेस को, तो 2 बार पहले ओलंपिक्स में भी जा चुका हूँ, एशियाड खेलों में मैं चौथे नंबर पे रह चुका हूँ, क्योंकि मेरे कई कंट्रियाँ हैं जो ओलंपिक्स में वही 3 टॉप खिलाड़ी ओलंपिक्स में आ जाते हैं, 3 वही एशियाड में और कॉमनवेल्थ गेम में आ जाते हैं, तो मेरे लिए मुकाबला काफ़ी टफ हो जाता है। ये भले ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक से छोटे लेवल के, छोटे नहीं है क्योंकि एथलेटिक्स में इनका लेवल वही होता है जो ओलंपिक्स में जो लोग मेडल जीतते हैं वही यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वही 3 खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, वही मेरे साथ में यहाँ टॉप खिलाड़ी थे 10, तो सबका लेवल बराबर का था और सब वर्ल्ड लेवल के मेडलिस्ट हैं और काफ़ी टफ मुकाबला था, तो इसमें मैं। अच्छा, आप लोग की एक प्लानिंग कमेटी है, क्या वजह है जो इतना ज़्यादा एथलेटिक्स में इस बार मेडल आ रहा है जो अनबिलीवेबल है? देखो, हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो साई है, टॉप स्कीम है, काफ़ी प्लेयरों की अभी हेल्प कर रही है। प्लानिंग कमेटी भी है, एथलेटिक प्लानिंग कमेटी है, बनोट और आदिल सुमेरीवाला, राधा कृष्णन सर। हाँ, सभी डॉक्टर ललित के बनोट सर हैं, आदिल जी सुमेरीवाला हैं, सर हैं, चीफ कोच हैं, मतलब एक प्लेयर को बड़े नीचे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि हर प्लेयर को कोई भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई हेल्प है उसके लिए सब ज़रूरतें पूरी करते हैं, और साई और टॉप स्कीम है वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है, तो आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से रहा तो बहुत अच्छा एथलेटिक्स। अच्छा, आप तो एक स्टार हैं, जो लोग आपको एथलेटिक्स जानते हैं उनको जानते हैं, लेकिन आपको लेडी नीरज चोपड़ा कह के बुलाए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? नहीं, पता नहीं। आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा?
नहीं, मेरा जो नाम है मैं उसी बहुत अच्छा, लेकिन खुश हूँ। बिल्कुल। और लेकिन आपने कारनामा वैसा ही किया, बहुत ही बड़े स्टेज पे, इसलिए लोग आपको जाहिर तौर पे कंपेयर करेंगे उससे। जी जी, यही है कि हाँ, बस यही कोशिश रहती है कि अच्छा करने की, बस वही। और आगे अब दोनों का क्या टारगेट है? जाहिर तौर पे एक ओलंपिक्स बड़ा है, लेकिन उससे पहले एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप। जी, अभी तो नेक्स्ट तो एशियन गेम्स ही होने वाला है, तो एशियन गेम्स में फोकस रहेगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर ओलंपिक्स है, तो अभी तैयारी जो है और अच्छे से करेंगे। तो मेरठ की एक और लड़की ने धमाल मचाया, प्रियंका ने पहले और अब अनुरानी ने। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्रियंका गोस्वामी है, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर मेरे साथ हैं। उन्होंने कल बहुत अच्छा किया, तो मैं उनका सीनियर हूँ, पहले भी 2 बार ओलंपिक, तो मैं तो एक उनका कोच तरह का ही काम करता हूँ, क्योंकि कई बार उनका, तो कल वो सबसे पहले मेडल लेके, क्योंकि मेरा इवेंट था, मैं आया नहीं था, तो वो वहाँ पे आके कि मेरा मेडल आ गया, मैं तो देखने के लिए नहीं आया था, मैं वहीं से बैठ के देख रहा था गेम्स विलेज से, तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि मैं एक सीनियर के नाते, मतलब जो मेरी जूनियर खिलाड़ी हैं उनको मैं एक, मेरा जैसे कोच साथ में नहीं होते हैं, लंबा डिस्टेंस होता है 20-30 किलोमीटर का, हौसला अफजाई करते हैं, मैं देख रेख कर, मेरा जूनियर जितना भी है उनको मैं सबको अच्छा। यहाँ पर अमित खत्री है जो अभी आज मेरे साथ में दौड़ा था, ये 2018 में मैंने, जब मैं नेशनल टीम में था तो इसको बाहर रूम लेके भी रखा था, और हमारे साथ में भी मैंने ट्रेनिंग करवाई। ये एक कैमराडरी है जो कि प्लेयर शेयर करते हैं, और बहुत कुछ चेंज आया है एथलेटिक्स में, बाकी खेलों में भी आया, लेकिन एथलेटिक्स के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह भी है जो खिलाड़ी बता रहे हैं, और एथलेटिक्स ने उम्मीद बढ़ा दी है। अब जो भारतीय फैंस हैं उनकी भूख बढ़ गई है। बर्मिंघम से रीका रॉय के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और बात ट्रिपल जंप की करते हैं, इसमें भी इतिहास बनाने वाले एलहौस पॉल और अब्दुल्ला अबूबकर से बात की विमल मोहन ने, उनको भी आप देखिए। भारतीय एथलेटिक्स पिछले 2 दिनों से जो कमाल बर्मिंघम में कर रही है, इसके बारे में सोच पाना भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी आसान नहीं था। सबसे पहले तो एलहौस और अबूबकर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इंडिया के बाहर ये पहला मौका है जब 1-2 एक साथ आए, और आपको शायद यकीन नहीं कि आपने कितना बड़ा कारनामा किया है। तो अभी यही था, इधर पहले बार इधर आने के लिए मौका मिला, सेकंड इधर वाके पर्सनल बेस्ट किया, तो मेडल भी ऑटोमेटिकली हमारे कंट्री को गया, बाहर गया। और 4 सेंटीमीटर के अंदर आप लोग तीनों थे, मतलब अमर अकबर, एंथोनी, तीनों हो जाते हैं आप लोग। हाँ, सही था। वो 4th प्रवीण, 89 आई थिंक 89, 92 3rd पोजीशन था, वो थोड़ा अच्छा किया, तो अभी हम तीनों पोडियम में रह गए। और इनके लिए भी सफ़र बहुत आसान नहीं रहा, दोनों फौजी हैं अभी, लेकिन आपके लिए तो सिलेक्शन भी आपका मुश्किल हुआ था जब पहली बार, और दोनों एर्नाकुलम केरल के हैं। वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल रहा है? ये मुश्किल तो सफ़र तो हम हर एथलीट को होता है, मतलब स्ट्रगल वगैरह हम एथलीट को होता है। हमारा सपोर्ट ही बहुत मिल गया हमारा फेडरेशन से, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम माय डिपार्टमेंट इंडियन नेवी। नीरज जहाँ पे ले गए थे, आप वहाँ से एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं स्पोर्ट को। नीरज अकेले अभी उसमें आए थे, लेकिन आप लोग मतलब पोडियम फिनिश तीनों करना, जैसे कीनियन करते हैं अलग अलग, उस तरह की बात पहली बार हुई है भारत के बाहर, वो भी आके। वही है, वो तो सबसे पहले हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बहुत बढ़ गया आफ्टर नीरज चोपड़ा विनिंग मेडल इन ओलंपिक्स। हमारा एथलीट्स का विजन भी बहुत बढ़ गया। आप ओलंपिक्स वाला जो जंप है 1740, वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है, हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए भी है। हम अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पता लगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में गया, मैं 9th फिनिश हो गया, उसके वो कॉम्पिटिशन के बाद मैं रिलीज हो गया। ये तो अचीवेबल है, हमारे भी कैपेबिलिटी से। हम वो माइंड में वो माइंड सेट है, वो तो ब्रेक करके हमारा 100% एफर्ट देना, हर एक कॉम्पिटिशन में हमारा परफॉर्मेंस कीप इम्प्रूव करना। तो जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है अभी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। ये शुरू हो गया। अगले साल एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद ओलंपिक्स है। हम इंडिया को 3 अगले साल कोई होगा मेडल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। बिहार की सियासत में आजकल काफी कुछ चल रहा है। आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत बहुत तेजी से करवट ले रही है। कल जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह और बीजेपी की साठगांठ और नीतीश सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया, और इससे पहले
आरसीपी सिंह ने भी कहा कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, जबकि ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने बैठक कर अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी अहम बैठक बुलाई है, जबकि डिप्टी सीएम तारकेश्वर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लल्लन सिंह के चिराग मॉडल वाले आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच टकराव बढ़ गया है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। 2020 में चिराग पासवान मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और अब चिराग दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। लल्लन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जहाज में छेद कर पानी घुसाना चाह रहे थे, लेकिन उस षड्यंत्र को पहचान लिया गया है और जहाज को मरम्मत कर ठीक कर दिया गया है। उन्होंने आरसीपी सिंह के बारे में कहा कि वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, हमेशा सत्ता के साथी रहे हैं। और इस बीच जेडीयू ने ऐलान किया कि उनके कोटे से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में यह पता चल जाए कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। वो जहाज दौड़ेगा। जलन, ईर्ष्या, डाह का तो कोई इलाज नहीं। अभी लोगों को लगता हुआ केंद्रीय मंत्री बन गए तो हम तो जो पद पर रहते हैं, हम संगठन के पद पर रहे, संगठन का काम किए, मंत्री बने, मंत्री काम किए, तो हमारा तो काम ही वही है। अब अगर आपको जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करें? अब आप करेंगे क्या? मैंने बताया ना कि हम तो अपना जितने सब कार्य करता है सब जाएंगे, सब जगह बिहार में सबसे बातचीत करेंगे और जो अपना सारे ऑप्शन ओपन है, क्या करने का सब निर्णय लेता है। बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन तो सारे खुले हुए, देखेंगे क्या होता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बिहार की सियासत में ये जो हो रहा है वो कितना गंभीर है? देखिए, निश्चित रूप से ये सामान्य नहीं है ताबिश, क्योंकि जिस प्रकार से आज कांग्रेस विधायक दल की शाम में बैठक बुलाई गई है, कल आरजेडी के विधायकों की अनौपचारिक बैठक होगी। हालांकि आरजेडी के सभी विधायकों को कहा गया है कि आप पटना और उसके आसपास रहें, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और साथ ही साथ कल जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। तो 3 अलग अलग दलों का एक ही समय में 12 घंटे से कम के समय में विधायक दल की बैठक बुलाना वो एक तरह से सामान्य घटनाक्रम नहीं है। निश्चित रूप से ये दर्शा रहा है कि बिहार में जो रूलिंग अलायंस है उसमें सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं, खासकर कल शाम में जो ललन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने जिस प्रकार से बार बार अटैक किया, उससे यही लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने का इस गठबंधन से मोह भंग हो गया है। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाया जा सके। ताबिश। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो मोहभंग है वो हो गया नीतीश कुमार का। लेकिन अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं एनडीए से, तो नीतीश और बीजेपी के पास क्या विकल्प रहते हैं? देखिए, पहले आते हैं बीजेपी के पास विकल्प के, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार उनको छोड़कर ना जाए। तो बीजेपी की कोशिश है, कल रात से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको नीतीश कुमार के चाहत के अनुसार अब बिहार का एक तरह से अलिखित रूप से प्रभारी बनाया गया है, दोनों जो है अपनी पार्टी के नेताओं से बराबर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आश्वासन दिया है कि आप ज़्यादा ना घबराएं, हम इस स्थिति को संभाल लेंगे। तो उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार का जो भी ग्रीवांस है उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर मनाने की, या उनको प्रॉमिस किया जाए कि उनको मनाया जाए। लेकिन
बात यह है कि नीतीश कुमार क्या मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जितना आगे चले गए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि एक इस अलायंस में ताबिज 2020 से 2017 से 2020 तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे ये अलायंस चलता रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सार्वजनिक मन से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की उनकी मांग को ठुकरा दिया था, तो काफी अपमानित नीतीश कुमार ने महसूस किया था। लेकिन 2020 से जिस प्रकार से अमित शाह ने इस पूरे बिहार बीजेपी को एक तरह से रिमोट कंट्रोल पे लिया, वो कहीं से नीतीश कुमार को पसंद नहीं है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार की ऑथोरिटी को विपक्ष नहीं उसकी आलोचना करता, विपक्ष उसे चैलेंज नहीं करता, बल्कि जो बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्री हैं और उसके अलावा मंत्रियों के अलावा जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके जो कदम होते हैं उससे नीतीश कुमार अपने आप को काफी अपमानित महसूस करते हैं। और नीतीश कुमार को लगता है कि दिनों दिन जो है उनकी जो एक राजनीति में जो कहते हैं या शासन में जो उनका इकबाल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो समस्या का जो असल जड़ है कि जिस प्रकार से सुशील मोदी, नंद किशोर यादव जैसे नेताओं को साइडलाइन किया गया, जिनके साथ जिनकी एक अपनी बिहार में ऑथोरिटी थी और जिनके साथ नीतीश कुमार का एक बेहतर रैपो था, और अब अमित शाह का यहाँ पर चलता है, अमित शाह सारा पार्टी कंट्रोल करते हैं, उसी से असल में नीतीश कुमार को दिक्कत है। तो अब ये देखना यह है कि क्या अमित शाह ने जो मॉडल अपनाया है उसमें वो कितनी ढील देते हैं नीतीश कुमार को मनाने के लिए, या नीतीश कुमार ने एक बार, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार मन बना लिया, काफी जिद्दी इंसान है, तो वो अपनी राह चल निकलेंगे। ताबिश। शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि अब काफी कुछ बिहार की सियासत में जो है फिलहाल हो रहा है। बीजेपी एक तरह से यहाँ पर मनाने की कोशिश जरूर आप कह सकते हैं अगर तारकिशोर जो है उनसे मिलते हैं उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन क्या नीतीश कुमार मानेंगे और आगे क्या कुछ यहाँ की सियासत में होता है ये देखना अहम होगा। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने और गालियां देने वाला बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच कल रात को श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसे और वहां पर हंगामा किया। वो पीड़ित का पता वहां पर पूछ रहे थे। डीसीपी राजेश एस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की ओर से कुछ लोग सोसाइटी में आए थे और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इससे नाराज सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी नारे लगाए और नोएडा के डीएम और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश की। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने इस मामले को लेकर कहा कि श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के गुंडों के घुसने पर कहा कि कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, पीड़ित को पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में अवैध कब्जा दरअसल कर रहा था और जब एक महिला ने उसे रोका तो उसने महिला को गालियां दी और धक्का भी दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। सर पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जो स्थिति बनी उस स्थिति में हमने गृह सचिव जी को, अनीश अवस्थी जी को अवगत कराया है, पुलिस अधिकारियों को वार्न किया है कि कल ही ये घटना हुई है। इस तरह से अवांछित लोगों का इस सोसाइटी के अंदर घुसना उचित नहीं था और कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था में जो कमी रही है उस पुलिस की कमी को मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। योगी जी 48 घंटे के पूरे होने वाले हैं। 48 घंटे का समय हमने उनसे दिया है, उसका कल तक का समय पूरा हो जाने दीजिए, तब तक हम। पीड़ित से क्या कुछ बात हुई? पीड़ित से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। पुलिस प्रोटेक्शन हमने अभी मांग लिया, 2 घंटे के अंदर उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पर मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो गार्ड्स वगैरह है, इसमें इन लोगों को कैसे एंट्री की गई है, वो सब हम लोग छानबीन करेंगे।
मुकेश हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश, और क्या जानकारी इस मामले को लेकर मिल पा रही है? देखिए, कल नोएडा की सोसाइटी में जो कुछ हुआ उसके बाद लापरवाही के आरोप में जो लोकल थाने के एसएचओ हैं, नोएडा फेज 2 के एसएचओ सुजीत उपाध्याय, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जगह दूसरे इलाके के जो इंस्पेक्टर हैं उनको थाना प्रभारी बनाया गया है। तो वो फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं जो इस केस का मुख्य आरोपी है श्रीकांत त्यागी, जो कथित बीजेपी नेता है, वो अब तक फरार है। उसकी तलाशी के लिए नोएडा पुलिस अब तक 15 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, इसके अलावा उसका जो गांव है पैतृक, उन तमाम जगहों पर छापेमारी की है। लेकिन अब तक श्रीकांत त्यागी के बारे में कोई भी सुराग नोएडा पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत नोएडा पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी सीज करने की तैयारी कर रही है। तो अगर आज देर शाम तक वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो ये कार्रवाई भी नोएडा पुलिस करेगी। वहीं जो सांसद हैं महेश शर्मा, जब वो पहुंचे सोसाइटी में तो उसी वक्त वहां पर करीब 15 लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गए और आरोप ये लगा कि ये सभी लोग श्रीकांत त्यागी के लोग हैं जो कि विक्टिम को धमकाने आए हैं। उसके बाद महेश शर्मा ने खुद जो नोएडा के कमिश्नर हैं और जो लव कुमार, जो वहाँ के जो ज्वाइंट सीपी हैं, उनको फोन किया और मीडिया वालों को ये कहा कि उनकी सरकार है और उनकी सरकार में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। वो पुलिस पर भी काफी नाराज दिखे और कहा कि आखिर जब ये गुंडे अंदर आ रहे हैं तो नोएडा पुलिस कहाँ है उस वक्त। उसके बाद नोएडा के जो डीएम हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, वो सभी लोग सोसाइटी में पहुंचे और विक्टिम परिवार से मिले हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले में मुख्य आरोपी जो फरार है उसकी तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद फरार होने का आरोप है। साथ ही कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर भागने का भी आरोप लगा है। राकेश सचान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। ये यूपी के खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान हैं। कहा जा रहा है कि राकेश सचान शनिवार दोपहर से फरार हैं। राकेश सचान को शनिवार को कानपुर कोर्ट ने लगभग 30 साल पहले अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 कोर्ट सजा सुनाती, उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। कोर्ट की रीडर ने मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में शिकायत दी है। कोर्ट से हमें एक सूचना प्राप्त हुई है और हमने उसे संज्ञान में लेते हुए उस पर इंक्वायरी शुरू की है। चूँकि विषय जो है वो बिना एग्जामिन किए, बिना इंक्वायरी किए आगे बढ़ने लायक नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना होगा और हमने कई लोगों से बातचीत की है। वहाँ उस समय न्यायपालिका में अंदर जो लोग थे, बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे कल बातचीत की जाएगी। पूरे मामले का परीक्षण करके गुण दोष के आधार पे जैसा हमें नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए वैसी कल की जाएगी और आगे अग्रतर कार्यवाही भी गुण दोष के आधार पे विधि सम्मत रूप में की जाएगी। पहले राकेश सचान मीडिया वालों के फोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर को कानपुर में अपने आवास पर मीडिया के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए नजर आए। मैं वहां पर टाइम से गया था। राकेश सचान ने कहा कि वो फरार नहीं हुए हैं और सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे। जो आरोप आप बता रहे हैं ये आरोप लग रहा है कि मैं वहां से भाग आया, वहां से कोई कागज लेके आया, तो वहां सीसीटीवी के फुटेज हैं, पूरे अदालत में लगे हुए हैं, लोगों ने देखा होगा। कहीं तो कोई बात आएगी जांच में, अब कोई कुछ आरोप लगाने लगे। इस मामले पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। आपको बताते हैं कि राकेश सचान कौन है। राकेश सचान योगी सरकार में एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग मंत्री हैं। राकेश सचान ने राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। राकेश सचान सपा के टिकट पर 1993 और 2002 में विधायक बने। 2009 में सपा के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2019 में राकेश सचान कांग्रेस में चले गए। 2019 में ही कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से चुनाव जीत योगी सरकार में मंत्री बने।
सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। राकेश सचान कह रहे हैं कि वो कोर्ट में पेश होंगे, तो अब सबसे बड़ा रहेगा रुख कि कोर्ट का रुख क्या है। कि कोर्ट ने शिकायत दी है पुलिस को कि राकेश सचान सजा सुनाने से पहले ही कोर्ट से निकल गए। इसके अलावा सबकी नजरें बीजेपी की लीडरशिप और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं कि वो अपने मंत्री के इस बर्ताव पर क्या कोई एक्शन लेंगे या फिर ये बात मीडिया में ही आई गई हो जाएगी। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक बार फिर से आपको नोएडा की खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां पर गुंडागर्दी के आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर यहां पर चलाया जाएगा और प्रशासन यहां पर ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर के साथ पहुंचा है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, खबर है कि बुलडोजर वहां पर पहुंचा अवैध कब्जे को हटाने के लिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी है वहां पर, जहां पर श्रीकांत त्यागी रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर का घर है और आरोप ये था कि इन्होंने घर के बाहर जो वहां पर जमीन थी उसमें कुछ पौधे लगा दिए थे, कुछ कब्जा किया हुआ था। तो घर के बाहर जो भी इलीगल कब्जा है उसको हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा हुआ है और जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो यही आरोप लगा रहे थे कि जो श्रीकांत त्यागी हैं वो काफी पहले से अपने घर के बाहर कब्जा कर रहे थे और इसी बात को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ पौधे वो घर के बाहर लगा रहे थे और आरोप ये है कि जहां पर वो पौधे लगा रहे थे वो कॉमन एरिया है और उसी कॉमन एरिया में उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उस कब्जे को हटाने के लिए अब बुलडोजर वहां पर पहुंच गया है और ये कार्रवाई जो है वो चालू हो गई है। फिलहाल जो श्रीकांत त्यागी जो मुख्य आरोपी हैं इस केस के, उनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन लगातार उनको पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश कर रही है और उनके खिलाफ जो बाकी कार्रवाई है उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके जो जानकार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। इसी बीच जो नोएडा अथॉरिटी है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर लेकर अथॉरिटी के लोग वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस की मौजूदगी में जो भी वहां पर इलीगल कब्जा है उसको हटाया जा रहा है और ये जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो नोएडा पुलिस है वो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी जब्त करने की बात की जा रही है। जी, आज शाम तक या तो सरेंडर कर देंगे या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है, संपत्ति कुर्क जो है वो की जा सकती है और पुलिस लगातार जो है उनको तलाश रही है। काफी हंगामा यहाँ पर हुआ था इस सोसाइटी में और ये वो जगह आप देखिए जिस जगह को लेकर ये हंगामा हुआ था, जहाँ पर ये आरोप है कि अवैध कब्जा जो है वो श्रीकांत त्यागी यहाँ पर कर रहे थे। जब महिला वहां पर रहने वाली सोसाइटी में उन्होंने इनको रोका तब बदतमीजी इन्होंने की, उसका एक वीडियो जो है वो खासा वायरल हुआ था, जिसके बाद से मामला जो है वो सुर्खियों में आया। और उसके बाद कल की घटना जब श्रीकांत त्यागी के कुछ लोग जो है वो वहां पर पहुंचे सोसाइटी में, उसके बाद काफी हंगामा वहां पर हुआ। खुद जो सांसद हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने बात सुनी लोगों की और जो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन्होंने की थी। तो अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रशासन की कार्रवाई यहां पर होती हुई दिख रही है। तस्वीर में आप देखिए बुलडोजर खड़ा हुआ आपको दिखेगा जो अवैध कब्जा वहां पर हटाने के लिए पहुंचा है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की सियासत में काफी कुछ चल रहा है। बिहार में जो गठबंधन है उसमें दरार अब काफी बड़ी होती हुई दिख रही है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट की कगार पर है। जल्द ही जेडीयू इसकी घोषणा भी कर सकती है और आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अधिकांश विधायक मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए बीजेपी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप जो है वो जेडीयू यहां पर लगा रही है। आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है की गई, ये आरोप जो इस तरह के वहां पर लग रहे हैं। तो काफी दूरियां बढ़ती हुई अब दिख रही हैं यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में। और इस बीच ये खबर है कि यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो गठबंधन में काफी दरार जो है वो दिख रही है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट की कगार पर यहाँ पर पहुंच गया और जल्दी जेडीयू
इसकी घोषणा कर सकती है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश जी, जो बातचीत है बीजेपी और जेडीयू के बीच, वो नहीं बन पाई है, इसको माना जाए? यहाँ जो केंद्रीय स्तर है वहां से तो नीतीश के स्तर पर बातचीत का कोई संकेत या समाचार हमें नहीं मिला है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं प्रदेश स्तर के बीजेपी के, वही नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो नीतीश कुमार से मिलने भी जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो उसमें गठबंधन को बचाने की एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो बातचीत हमारी हुई उससे यही लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो बिहार में चल रहा है बहुत जल्द ही टूट सकता है। आप जानते हैं कि कल जेडीयू ने अपने सभी सांसदों की, विधायकों की बैठक पटना में बुलाई है, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जेडीयू अपना मन बना चुका है बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के लिए। कई शिकायतें हैं जेडीयू की, और जो ताजा मामला आया है आरसीपी सिंह का, उसने आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन प्रसाद, कल उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि जो चिराग मॉडल है उसको एक बार फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही। नाम तो उन्होंने बीजेपी का नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था कि बीजेपी जेडीयू के साथ वही करना चाहती जो उसने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जरिए किया था। चूंकि अभी वहां पर विधानसभा का गठन हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं, तो ऐसे में अधिकांश जो विधायक है वो मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। तो संभावना अब इसी बात की लग रही है कि अगर जेडीयू बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ रही है तो फिर वो आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर के वैकल्पिक सरकार बना सकती है। कई तरह की खबरें तैर रही हैं, उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बीच यही बताया गया है कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, वो पटना जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई अभी तक, लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो टूट की ओर बढ़ रहा है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जो हलचल वहां पर है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला टूट की तरफ ही यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखना ये काफी अहम होगा कि अगले कुछ वक्त में, आज या कल में, क्या कुछ यहाँ पर होता है। आपको सीधा वापस नोएडा की खबर पर लिए चलते हैं, जहां पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जो सोसाइटी है जिसकी तस्वीरें आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, काफी हंगामा वहां पर हो रहा है। अब वहां पर जो अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर यहां पर पहुंचा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई नोएडा की सोसाइटी में अब देखने को मिल रही है। ये तोड़ा जा रहा है वो जो अवैध कब्जा वहां पर किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से। वो व्यक्ति जिनका वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा था, काफी वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था। एक महिला से उनकी बहस हो रही थी, जिससे वो बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे थे, और ये दीवार वहां पर बना ली गई, जिसको अब यहाँ पर प्रशासन जो है वो तोड़ रहा है। पेड़ लगाने को लेकर ये विवाद यहाँ पर हुआ था, और तस्वीरें सीधी हम उस सोसाइटी से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा हंगामा पिछले दिनों देखने को मिला था। अब श्रीकांत त्यागी को पुलिस जो है तलाश रही है, और यहाँ पर प्रशासन जो है काफी सख्त इनके अवैध कब्जा जो था उस पर नजर आ रहा है। बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है, और ओमेक सोसाइटी में ये बुलडोजर जो है वो पहुंचा है। श्रीकांत त्यागी की तलाश है, पुलिस उसको भी तलाश रही है, और जगह जगह पर कोशिश की जा रही है तक पहुंचने की। लेकिन कल की घटना भी आपने देखी, जहाँ पर कुछ लोग जो है सोसाइटी में पहुंचे थे, जिसको लेकर भी खासे सवाल खड़े हुए कि सोसाइटी के अंदर आकर ये लोग दाखिल कैसे हुए। उसके बाद जो सांसद हैं वो वहाँ पर पहुँचे लोगों के बीच, और उन्होंने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की, और बातचीत करके ये भी वो कहते हुए नजर आए कि इस घटना को लेकर हम शर्मिंदा हैं। जिस तरीके से सुरक्षा में चूक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ लोग सोसाइटी में पहुँच जाते हैं और जो पीड़ित है उसका पता वो वहाँ पर पूछ रहे थे। उसके बाद हालांकि पुलिस भी वहाँ पर पहुँची और कार्रवाई की गई, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो वो एक मामला कल जो है देखने को मिला, जहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं वो भी गुस्से में दिखे, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी वो की गई वहाँ पर। और उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ बुलडोज़र पहुँचा है, और ये अवैध जो कब्जा वहाँ पर कर लिया गया था सोसाइटी के अंदर, उसको हटाया जा रहा है बुलडोज़र के जरिए। तो एक वायरल वीडियो के बाद ये जो मामला है वो सामने आया था, जहां पर एक महिला से बदतमीजी करता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा था। जब विवाद जो है वहां पर
इस तरह के कब्जे को लेकर ही हो रहा था, पेड़ लगाने को लेकर ही पूरा मामला आया था। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए काफ़ी कुछ वहाँ पर बनाया गया है, दीवार जो है वो तोड़ते हुए वहाँ पर अधिकारी दिखे अभी। और ये नोएडा की सोसाइटी है जहाँ पर बदसलूकी महिला से और गाली गलौज का वीडियो जब श्रीकांत त्यागी का सामने आया था, जो खुद को बीजेपी का नेता बताता है, और उसके बाद से ही ये जो घटनाक्रम है आगे बढ़ा। 3 दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस अब भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसको लेकर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि आखिर अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है। हालांकि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश को कर रही है। और इस बीच कल रात हमने देखा कि श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक जो है वो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जहाँ की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वहाँ पर अंदर घुसे और वहाँ पर उन्होंने हंगामा किया। पीड़ित का पता वो पूछ रहे थे। इसके बाद जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी हंगामा किया कि आखिर ये लोग कैसे सोसाइटी में दाखिल हो गए, क्योंकि वहाँ पर अपनी भी सुरक्षा होती है। सोसाइटी में दाखिल होने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों अंदर जा रहे हैं, किससे आपको मिलना है। ऐसे में कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया इसके बाद, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, ये पुलिस का कहना है। और इससे नाराज़ जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने उस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। हमने वो खबर आपको दिखाई थी। और नोएडा के डीएम और कमिश्नर जो हैं वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे, उन्होंने हालात को संभाला। उसके बाद नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने कहा था कि श्रीकांत त्यागी की संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन पर कार्रवाई आज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। तो टॉप 5 न्यूज जो आज की हैं उसमें बिहार से सबसे पहले खबर है, और यहाँ पर क्या बिहार में टूटेगा बीजेपी जेडीयू का रिश्ता। दूसरी खबर, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी नोएडा की, वहां पर आरोपी ने गुंडे भेजे थे और सांसद जी ने कहा हम शर्मिंदा हैं। उधर सीकर में एक हादसा हुआ, यहाँ पर खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली में कोरोना को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ रही है। 7 महीने बाद दिल्ली में 15% संक्रमण दर पहुंच गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स से अच्छी खबर है, यहाँ पर सुपर संडे रहा कल और बॉक्सिंग में गोल्ड की हैट्रिक लगी।